जय हिंद साथियों। पार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मॉक 21। मॉक 20 अभी तक की क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं और मॉक 20 के लिए मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम लोगों ने इनको डिस्कस किया है। मॉक 20 के लास्ट में मैं एक होमवर्क के लिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया था। आप सभी स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दिया था। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं मॉक 20 के लास्ट क्वेश्चन से, जो हमारे पास था कि परितृप्ति और प्यास, हमारे अंदर परितृप्ति और प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन यह टारगेट किया गया है ब्रेन के उस भाग से जहां से भूख और प्यास को कंट्रोल किया जाता है। तो आप सभी लोग इस हिस्से का नाम आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया मुझे। ऑप्शन नंबर बी यानी हाइपोथैलेमस, और इसका बिल्कुल सही जवाब हाइपोथैलेमस ही होगा। हमारे अंदर हाइपोथैलेमस एक प्रकार की एंडोन्यूरॉन ग्लैंड होती है, एंडोन्यूरॉन भाग होता है यह मस्तिष्क का, क्योंकि यह एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है और यह हमारे नर्व सिस्टम में भी एक पार्टिसिपेट करने वाला ऑर्गन माना जाता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं, इसे हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जान सकते हैं, इसे हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप सभी ने इसका बिल्कुल सही जवाब मुझे दिया है। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई काफी अच्छी चल रही है और इन्हीं पढ़ाई को और मजबूत बनाने के लिए हम पर डे आपके लिए लेकर आ रहे हैं 2020 सीरीज, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन होते हैं, काफी अच्छा इनका कॉन्सेप्ट होता है जो आपसे हम डिस्कस करते जा रहे हैं। तो आज के 21 मॉक की शुरुआत हम लोग करेंगे इसके पहले क्वेश्चन से। तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठे और आज का पहला क्वेश्चन हम लोग समझना शुरू करते हैं। आज के इस सीट्स का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया। टीके से क्वेश्चन आया यहां पर कि जो बड़ी माता वैक्सीन होती है स्मॉल पॉक्स के लिए, वह टीका किसने बनाया था। देखिए, स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता, जिसे हम लोग चेचक की बीमारी के नाम से भी जानते हैं, और इस टीके का नाम चेचक का टीका होता है। यह वेरिसेला वेरियोला, बड़ी माता छोटी माता, दो प्रकार के रोग होते हैं। तो वेरियोला नामक वायरस के द्वारा यह रोग होता है। यह एक वायरल डिसीज होता है, वायरस के द्वारा यह रोग होता है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि चेचक नामक बीमारी का जो टीका है सबसे पहले किसने बनाया था, तो यह विश्व का पहला टीका भी माना जाता है। इसे विश्व का पहला टीका हम लोग कहते हैं। यह फर्स्ट वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है, विश्व का पहला टीका। और इस टीके को जो बनाया था वो बनाया था एडवर्ड एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर के द्वारा यह टीका निर्मित किया गया था। तो यहाँ जो ऑप्शन हमारे पास है हम लोग देख लेते हैं, जेम्स सेडविक। ऑप्शन नंबर बी हम लोग देखेंगे, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर के द्वारा यह टीका निर्मित किया गया है। सही जवाब इसका होने वाला है एडवर्ड जेनर। यहां पर अगर हम लोग देखें तो लुइस पास्चर के द्वारा भी काफी महत्वपूर्ण खोजें हुई थी। इनके द्वारा एक खोज आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, पाश्चुरीकरण। दूध का पाश्चुरीकरण करवाकर उसे खराब होने से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनके संक्रमण से इसे बचाया जा सकता है। तो पाश्चुरीकरण की खोज भी इनके द्वारा हुई थी। तो ये हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है। वही अगर हम लोग बात करें लुइस पास्चर की, तो रेबीज का टीका इनके द्वारा खोजा गया था। रेबीज का टीका जो पागल जानवरों के काटने से होने वाली बीमारी होती है, यह एक वायरस से होने वाला रोग होता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, इसका सही जवाब होने वाला एडवर्ड जेनर, दुनिया का सबसे पहला टीका जो चेचक का टीका। आज की श्रृंखला का सेकंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, जोंक किस संघ से संबंधित होता है। देखिए, एनिमल क्लासिफिकेशन का एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि जोंक का संबंध इनमें से किस फाइलम से होता है। तो यहां पर हमारे पास में ऑप्शन दिए हैं, प्रोटोकॉर्डेटा, मोलस्का, प्लेटीहेल्मिन्थस और एनेलिडा। आप सभी लोग जानते होंगे कि एनिमल क्लासिफिकेशन में अलग अलग प्रकार के फाइलम होते हैं, और इन फाइलम में जो सबसे बड़ा फाइलम होता है उसका नाम होता है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा क्योंकि इस वाले फाइलम में कुल समुदाय के 2/3 जो एनिमल होते हैं, यानी लगभग 67% जो जंतु होते हैं वो इस वाले ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सेकंड लार्जेस्ट हो जाता है यहाँ पर मोलस्का, और यहां पर हम लोग देखने वाले हैं एक फाइलम होता है जिसका नाम होता है एनेलिडा। तो इस एनेलिडा के जानवरों को खंडयुक्त जानवर के नाम से जाना जाता है, यानी ये सेगमेंटेड बॉडी एनिमल होते हैं, खंडयुक्त शरीर इनका होता है। तो इसी एनेलिडा में केंचुआ, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि केंचुआ किस संघ का प्राणी है, केंचुआ एनेलिडा संघ का प्राणी है। और साथ ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जोंक को, जोंक जिसे हम लोग ब्लड सकिंग लीच के नाम से भी
जानते हैं यह छोटे जलाशयों में, तालाब में इत्यादि में यह पाया जाता है। तो यहां हम लोग देखेंगे कि जोंक जो है वो किस संघ का प्राणी है, तो जोंक यहां पर एनिलिडा संघ का प्राणी माना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, एक सभी के लिए एक होमवर्क यहां पर मैं देने वाला हूं। समुद्री चूहा किसे कहा जाता है? सी रेबिट किसे कहा जाता है? समुद्री चूहा। तो यहां पर आप लोग मुझे बताइएगा कि समुद्री चूहा यहां पर किसे कहेंगे और यह किस संघ से बिलोंग करता है? कमेंट बॉक्स में आप सभी मुझे इसका जवाब दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक उत्प्रेरक है कि जो हमारे शरीर के अंदर जैविक उत्प्रेरक के रूप में कौन काम करेगा? बायोलॉजिकल कैटेलाइज इसको हम लोग कहते हैं। देखिए, अगर हम लोग देखें कि हमारे शरीर के अंदर जो उपापचयी प्रक्रियाएं होती है, उन उपापचयी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करने का काम हमारे शरीर के अंदर एंजाइम के द्वारा किया जाता है। ये जो एंजाइम होते हैं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ माने जाते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ माने जाते हैं, और सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन द्वारा ये निर्मित होते हैं। अगर हम लोग एंजाइम की बात करें तो शरीर में इनका जो प्रमुख कार्य होगा, एंजाइम का काम होता है कि यह हमारे सभी जैविक प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। यदि जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती है उन्हें ये कंप्लीट करवाने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैविक उत्प्रेरक जब भी एग्जाम्स में नाम आपको दिखाई दे, आप लोगों को एंजाइम को यहां पर टिक आउट करना है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सही आंसर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इस श्रृंखला के 4th क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ रहे हैं। यहां पूछा गया है कि इस हार्मोन से निकलने से दिल की धड़कन और सांस लेने की दर में एक साथ वृद्धि होती है। यानी ऐसा हार्मोन आप लोगों को बताना है जिसके रिलीज होने से हमारे अंदर हार्ट बीट और सांस लेने की जो दर है वो ग्रोथ करे। तो यहां पर हम लोग अलग अलग हार्मोन्स को देखने वाले हैं। पहला हार्मोन हमारे सामने यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है, सेरोटोनिन, एड्रिनलिन, एस्ट्रोजन या थायरोक्सिन। देखिए, सेरोटोनिन, एड्रिनलिन, एस्ट्रोजन और ये सारे के सारे हार्मोन्स ही है। पर यहां इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे अंदर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है एड्रिनल। यह किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है और इस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिस हार्मोन का नाम होता है एड्रिनलिन नामक हार्मोन। और यह एड्रिनलिन हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन, क्योंकि यह हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। शरीर के अंदर जितनी भी उत्तेजनाएं वगैरह होती है, संवेग होते हैं, उन सभी का कंट्रोल इसी हार्मोन के द्वारा किया जाता है। जितने भी इमोशंस होते हैं वो सारे इसके द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो यहाँ पर हृदय की धड़कन और सांस लेने की दर भी एड्रिनलिन के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। यानी इसमें तनाव की स्थिति को कम करना, ये सभी इस हार्मोन का मेन रोल होगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही जवाब होने वाला है। इसे इमरजेंसी हार्मोन और फाइट एंड फ्लाई हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आज की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन 5 हमारे सामने है कि एंटीबायोटिक दवाइयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है? एंटीबायोटिक दवाइयां जिन्हें किसके द्वारा खोजा गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। यह एक प्रकार 1928 में यह दवाइयां खोजी गई थी। और इनको कहां से निर्मित किया जाता है? इनका निर्माण कवक से किया जाता है कि जितनी भी एंटीबायोटिक दवाइयां हैं वो कवक से निर्मित होती है। क्वेश्चन यहां पर पूछा गया कि कौन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रतिजैविक दवाइयों के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया हो जाता है। देखिए, चेचक एक वायरल डिसीज होता है, वायरस से होने वाला रोग होता है। वही अगर फाइलेरिया, वूचेलिया फाइलेरिया या जिसे हम लोग हाथी पांव नामक बीमारी भी बोलते हैं, ये एक प्रकार के कृमि से होता है। और अगर देखा जाए कि एंटीबायोटिक दवाइयों का जो उपयोग है वो जीवाणुओं के संक्रमण को कम करने के लिए किया जाता है। यानी एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग केवल और केवल बैक्टीरिया के ऊपर ही होता है, वायरस और कृमियों के ऊपर नहीं होता। तो यहां पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका पहला ही आंसर हमारा सही होने वाला है। पर इसके अन्य ऑप्शन भी हम लोग पढ़ना चाहेंगे कि क्या ये प्रतिजैवी ठंड और फ्लू के खिलाफ प्रभावी नहीं होती है? ये बिल्कुल सही बात है, यह खिलाफ नहीं होगा। आगे हम देखेंगे प्रतिजैवी वायरस के खिलाफ प्रभावी नहीं होगा। वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक दवाइयों का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाइयां बैक्टीरिया को किल करने के लिए बनाई जाती है। वही यहां पर जीवाणु रोगों के खिलाफ यह प्रतिजैवी प्रभाव, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। एंटीबायोटिक दवाइयां आप लोगों को काफी महत्वपूर्ण टॉपिक यह माना जाता है। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 हमारे सामने है, जल्दी से देखिएगा कि यहां पर दिया गया मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? कि आप लोगों ने एनीमिया का नाम जरूर सुना होगा। एनीमिया जिसमें रक्त की कमी होती है, खून की कमी होती है। पर यहां पर एक टाइप ऑफ एनीमिया देके रखा है जिसे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से जाना जाता है। वही पर्नीसियस एक एनीमिया भी होता है, पर्नीसियस। पर्नीसियस
एनीमिया, यह एनीमिया, और यहां पर जो दे के रखा है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो यह क्या होता है ध्यान से समझना। देखिए हमारे अंदर विटामिन, अगर हम लोग विटामिन की बात करें, किस विटामिन की कमी से यह रोग होगा, तो विटामिन B9 अथवा इसे हम लोग B11 के नाम से भी जानते हैं। इस विटामिन का नेम होता है फॉलिक एसिड। इसका रासायनिक नाम फोलिक अम्ल के नाम से विटामिन B9-11 को जाना जाता है। इसकी कमी से, इसकी डिफिशियंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हमारे अंदर हो जाता है, और इस एनीमिया में आरबीसी सामान्य से छोटे आकार की हो जाती है। आरबीसी सामान्य से छोटे आकार की हो जाती है, आरबीसी का आकार नॉर्मल नहीं होकर कुछ अन्य हो जाता है। तो इसी रोग को हम लोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए इस श्रृंखला के क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग डिस्कस करते हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने देके रखा गया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती है। कि नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर किया जाए फसलों के द्वारा, जिससे मिट्टी की जो फर्टिलिटी कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज करे, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो यहां पर ऑप्शन हमारे सामने है रेशेदार फसलें यानी कि फाइबरस क्रॉप, बागवानी फसलें, नकदी फसलें, या फिर जिन्हें हम लोग कहते हैं लेग्यूम क्रॉप्स, या जिन्हें दलहनी फसलें, या इनका नाम होता है दाल वाली फसलें, जिन फसलों से दालें प्राप्त होती है। हमारे पास में एक कुल होता है जहां पर जिस कुल का नाम होता है लेग्यूमिनेसी कुल। जैसे आप लोगों ने ग्रेमिनेसी पढ़ा होगा, गेहूं वगैरह को हम लोग वहां इन्वॉल्व करते हैं, वैसे ही लेग्यूमिनेसी कुल होता है। यह द्विबीजपत्री या डाइकॉट प्लांट के लिए एक कुल माना जाता है, एक फैमिली होती है प्लांट्स की। इसके अंदर हम सभी दलहनी फसलों को रखते हैं, और सभी दलहनी फसलों में जड़ों में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, और यह राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा। यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके यह मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। इस श्रृंखला के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा कि इनमें से कौन सा जंतु ऊतक का एक प्रकार नहीं है। यहां पर दिए गए ऑप्शन में से कौन एक एनिमल टिश्यू नहीं होने वाला है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन यहां पर देखा गया है एपिथेलियल टिश्यू उपकला ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभोज्य ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, और यहां दिया गया है मस्कुलर टिश्यू या पेशी ऊतक। जंतुओं के अंदर प्रमुख रूप से 4 प्रकार के ऊतक माने जाते हैं, और इन 4 प्रकार के ऊतक में उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, और नंबर 4 पर हम लोग पढ़ने वाले हैं तंत्रिका ऊतक, नर्व टिश्यू, जिन्हें हम लोग नर्व टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो नर्व टिश्यू अगर हम लोग देखें तो यह भी एक प्रकार के एनिमल टिश्यू माने जाते हैं, परंतु यहां पर ऑप्शन नंबर बी को हम लोग देखेंगे विभोज्योतक, और यह विभोज्योतक एक प्रकार का प्लांट टिश्यू माना जाता है, यानी जिसे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से इसलिए जाना जाता है इसे क्योंकि इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं, और विभाजन के फलस्वरूप यह ऊतक जो है विभोज्योतक के नाम से जाना जाता है। तो यह एक प्रकार का प्लांट टिश्यू माना जाएगा, इसलिए यहां हमारे लिए सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पा रहे हैं कि आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ में आंखों की समंजन क्षमता कम हो जाती है, और वही इस स्थिति को किस रूप से जाना जाता है। यहां पर एक छोटा सा एक रोग है आंखों का जो उम्र बढ़ने के साथ, यानी नेचुरली यह रोग होता है जब उम्र बढ़ जाती है तो लेंस के अंदर जब कमजोरी हो जाती है या उसका एडजस्टमेंट सही से प्रॉपर वे में ना हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे। तो यहां दिया गया है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम लोग दीर्घ दृष्टि के नाम से भी जानते हैं। यहां पर दिया गया मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, वही कलर ब्लाइंडनेस। तो यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है, आंखों से संबंधित यह आनुवांशिक रोग है जिसमें लाल और हरा जो रंग है वो नहीं पहचान पाता है व्यक्ति। वही अगर प्रेसबायोपिया की बात करें जरा दृष्टि दोष की, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जरा दृष्टि दोष को हम लोग मानेंगे। देखिए यह रोग उम्र बढ़ने के साथ में जो लेंस के अंदर वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, उसकी वजह से होता है प्रेसबायोपिया, जरा दृष्टि दोष। और इसके लिए हम लोग बाइकॉनकेव लेंस का या फिर बाइफोकल लेंस, जिसे हम लोग द्विफोकसी लेंस के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग हम लोग द्विफोकसी लेंस हेतु करते हैं। बाइफोकल लेंस के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें ऊपर का भाग अवतल होगा, जिसमें ऊपर का भाग कॉनकेव होगा और नीचे वाला भाग उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
कि द्विफोकसी लेंस में ऊपर का हिस्सा क्या होगा, तो अवतल लेंस, निचला हिस्सा उत्तल लेंस का बना होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स इसको टारगेट कर चुके हैं। यहां पर ऑप्शन दिया गया है विटामिन ए, विटामिन 5, विटामिन बी 12 और विटामिन बी 3। अगर हम लोग विटामिन ए की बात करें तो विटामिन बी 1 की बात करें तो यहाँ थायमिन इसका रासायनिक नाम हो जाता है। वही अगर बी 5 को हम लोग देखें तो बी 5 का पेंटाथेनिक एसिड इसका नाम हो जाता है। अगर हम लोग बी 12 को देखें तो बी 12 का जो नाम होने वाला है वो होने वाला है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, और साइनोकोबालामिन में कोबाल्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। और वही अगर विटामिन बी 3 की बात करें, इसे नियोसिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, नियोसिन के नाम से भी इसको जानते हैं, या निकोटिनेमाइड भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी को हम लोग देखने वाले विटामिन बी 12, जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। बारिश के पानी में मिलने वाला विटामिन यही होता है, इसलिए इसको रेन वाटर विटामिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि इनमें से कौन मनुष्यों में बोनापन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार होता है। बोनापन के लिए कौन जिम्मेदार यहां पर हो सकता है। ऑप्शन यहां पर दिया गया अग्नाशय, यहां पर दिया गया थायरॉक्सिन, या फिर यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, या फिर एड्रिनल ग्रंथि। देखिए यहां पर अगर हम लोग देखें तो बोनापन, ड्वार्फिज्म जिसको हम बोलते हैं, हमारे अंदर एक हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन का नेम होता है एसटीएच हार्मोन। इस हार्मोन को मैं आपको समझाने वाला हूं। इस हार्मोन को हम एसटीएच हार्मोन, या इसका पूरा नाम होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक नामक हार्मोन। और यह हार्मोन हमारे अंदर शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करेगा। अगर व्यक्ति के अंदर इस हार्मोन की अधिकता होती है तो इस हार्मोन की वजह से व्यक्ति भीमकायत्व नामक रोग हो जाएगा, उसकी जो लंबाई है वो सामान्य से काफी अधिक हो जाएगी। वही इसे हम लोग एक्रोमिगेली के नाम से भी जानते हैं। एक्रोमिगेली डिसीज किस हार्मोन की अधिकता से होता है, तो यह हो जाएगा एसटीएच हार्मोन। वही अगर हम लोग कमी की बात करें तो कमी से ड्वार्फिज्म, या जिसे हम लोग बोनापन के नाम से जानते हैं, व्यक्ति की हाइट सामान्य से कम रह जाती है, तो इस रोग को हम लोग बोनापन के नाम से जानते हैं। तो यह हार्मोन एसटीएच हार्मोन, और यह हार्मोन हमारे शरीर के अंदर पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन माना जाता है। तो पीयूष ग्रंथि हाइट के लिए बड़ी ही जिम्मेदार मानी जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसका सही आंसर है। हाँ, यहां पर एक ऑप्शन हमारे सामने है अग्नाशय, या सॉरी थायरॉक्सिन, या ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन भी शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो यहां सही जवाब हम लोग ऑप्शन नंबर सी को लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखने वाले हैं। इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन फसल पादप के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है। लास्ट सेशन यानी मॉक 20 में भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, और आज के सेशन में भी यहां से न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो पौधों के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये पूछा गया है। देखिए पौधों के लिए दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, इनकी दो कैटेगरी हम लोगों ने बनाई थी। यहां पर एक टाइप के पोषक तत्व होते हैं माइक्रो, और एक हम लोग बोल देंगे मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब होगा जिनकी पौधों को कम आवश्यकता होती है, कम मात्रा में ये पौधों को नीड होते हैं। वही अगर हम लोग मैक्रो की बात करें तो पौधों को इनकी बहुत अधिक मात्रा नीड होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो जिनकी कम मात्रा अवेलेबल हो तो भी पौधे काम करेंगे, तो उन्हें हम लोग कहेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट, और वही मैक्रोन्यूट्रिएंट। अगर मैक्रो की बात करें तो आप लोगों ने एनपीके का नाम सुना होगा, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पौधों को अति आवश्यक माने जाते हैं। वही इसके अलावा कुछ अन्य जैसे आयरन, जिंक, है ना, ये सभी जो है हमारे अंदर या पौधों के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और यहाँ पर देखिए रखा गया आयरन। तो आयरन एक टाइप का माइक्रोन्यूट्रिएंट माना जाएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट माना जाएगा। वही इसके साथ बोरॉन को भी हम लोग शामिल करते हैं, तो बोरॉन भी एक प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी आवश्यकता कम होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हम लोग देखने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज के सेशन का अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है। 13 यहां पर बोला गया है कि बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है। प्लांट क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन से जो द्विनाम पद्धति है वहां से यह क्वेश्चन लिया गया है। कैरोलस लिनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यहां पर हम लोगों ने पढ़ा है।
तो बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, यहां पर अलग अलग जो है ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम लोग देखें तो बरगद के पेड़ का जो नाम होता है वो होता है फाइकस बेंगालेंसिस। तो यहां हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, फाइकस रेलिजियोसा यहां पर नहीं होने वाला है, फाइकस बेंगालेंसिस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है कि जो बरगद होता है फाइकस बेंगालेंसिस इसका नाम हो जाता है। देखिए हर परीक्षा में, हर एग्जाम्स में बायोलॉजिकल नेम को लेकर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण जरूर बनेगा। तो इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सभी जीवों के और पौधों के बायोलॉजिकल नेम आप पर डे पढ़ते चले। एक दिन में आप टारगेट बनाए कि हमें एक दिन में 5 बायोलॉजिकल नेम पढ़ना ही है, और वही आप लोग रेगुलर बेसिस पर पढ़ोगे तो वो जल्दी कवर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे लिए है कि यहां पूछा गया है कि गन्ने के पौधे में रासायनिक ऊर्जा में कुशल परिवर्तक में से एक है। देखो गन्ना जो होता है कैन शुगर केन इसे हम लोग कहते हैं। यहां अगर हम देखें कि गन्ने के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है सुक्रोज। क्या पाया जाता है? सुक्रोज। और यह सुक्रोज बना किससे होगा? तो सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज का निर्माण यहां पर होता है। अगर हम लोग देखें कि यहां गन्ने के पौधे में रासायनिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, ऑप्शन अगर हम लोग देखें वायु, ज्यूस या धूप या जल, तो आप सभी ने पता होगा कि पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंतर्गत जितनी जो सौर ऊर्जा होती है या प्रकाश ऊर्जा होती है उसे ही ये पौधे क्या करते हैं, इस प्रकाश ऊर्जा को ग्लूकोज के निर्माण में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस में देखा जाए तो जो प्रकाश ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा, इस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि किसमें परिवर्तन होगा, तो बिल्कुल इसका सही जवाब होने वाला है कि रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किससे प्राप्त हो संभव हो सकता है? सनलाइट से। जो सनलाइट होता है या सोलर लाइट होता है वह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और ग्लूकोज का निर्माण यहां पर हो जाता है। तो यहां पर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 को हम टारगेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है। प्लांट टिश्यू के क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा किस प्रकार के ऊतक माने जाते हैं? पौधों में दो प्रकार के ऊतक हम लोगों ने पढ़े थे। एक होता है पौधों के अंदर विभोज ऊतक, है ना, जिन्हें हम लोग आगे की थ्योरी क्लासेस में बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूं। पौधों के अंदर एक होता है विभोज ऊतक या जिसे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं, मेरिस्टेम भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। वही दूसरा ऊतक यहाँ पर होता है परमानेंट टिश्यू जिसे हम लोग स्थायी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। और ये स्थायी ऊतक भी दो प्रकार के, यानी परमानेंट टिश्यू के भी दो मुख्य प्रकार यहां पर हम लोग देखेंगे। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक जिसे हम लोग एसपीटी के नाम से भी जानते हैं। वही अगर हम लोग देखें एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर हम लोग डिस्कस करें तो सरल स्थायी ऊतक का अगर निर्माण होता है तो वो एक जैसे सिमिलर सेल से होगा। ये तीन प्रकार के होते हैं। इन तीन प्रकारों में यहां पर हम लोग पढ़ेंगे मृदु ऊतक जिन्हें हम लोग पेरेनकाइमा, फिर आ जाता है यहां पर कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा के बाद कोलेनकाइमा हम लोग पढ़ने वाले हैं, और कोलेनकाइमा के बाद आ जाता है यहां पर स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये तीन प्रकार के अलग अलग ऊतक होते हैं, पर ये तीनों कैटेगरी सिंपल परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी होती है। वही अगर हम लोग जटिल स्थायी ऊतकों की बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार के ऊतक आप लोग देखोगे। यहाँ एक ऊतक हो जाता है जाइलम और एक ऊतक हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पर फ्लोएम। ये दोनों प्रकार के जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के नाम से जाने जाते हैं, जटिल स्थायी ऊतक इन्हें बोलेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में से क्या होगा, तो यह एक प्रकार के सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। तो आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख रहे हैं कि इनमें से कौन से वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। फलों में और सब्जियों में अलग अलग प्रकार के जो वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं, इनकी वजह से इनका कलर डिसाइड होता है। तो इनमें से कौन होगा, तो यहां पर दिया गया है हेमोसाइनिन। देखिए अलग अलग जीवों में हेमोसाइनिन, जैसे अगर हम लोग बात करें मोलस्का,
तो मोलस्का के जो जानवर होते हैं, एनिमल क्लासिफिकेशन में मोलस्का के जो प्राणी होते हैं, उनका जो रक्त होता है वह ब्लू कलर का या नीले रंग का होता है। यह रक्त का नीला रंग किस वर्णक या किस पिगमेंट के कारण होता है? तो इसका सही जवाब हेमोसाइनिन होता है। हेमोसाइनिन एक प्रकार का कॉपर कंटेनिंग, कॉपर युक्त एक वर्णक होता है। इसमें कॉपर कंटेंट आपको मिलता है। जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन में Fe मिलता है आयरन, वैसे ही हेमोसाइनिन में कॉपर मिलता है। तो यहां पर यह तो ऑप्शन हट जाता है, ऑप्शन नंबर ए, कि जो फलों और सब्जियों में रंगों को निर्धारित करते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम्स इसको हमेशा टारगेट करता है। तो क्वेश्चन यहां पर ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो एंथोसाइनिन, इसका सही जवाब एंथोसाइनिन है कि सभी फूलों का रंग या सब्जियों का रंग या फिर फलों का रंग डिसाइड करने वाला या निर्धारित करने वाला जो वर्णक होगा वह एंथोसाइनिन के नाम से जाना जाता है। एंथोसाइनिन इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आज हमारे सामने हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहां पर पूछा गया है कार्ल लैंडस्टीनर को किसके लिए जाना जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर यहां पर एक प्रमुख वैज्ञानिक हम मानते हैं, और पिछले सेशन में मैं काफी बार इनका डिस्कशन आप लोगों से कर चुका हूं, इनकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। तो कार्ल लैंडस्टीनर में बताना चाहूंगा कि 1902 में इनके द्वारा 1902 में इनके द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। इनके द्वारा 1902 में रक्त समूह ब्लड ग्रुप को खोजा गया था। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप इनके द्वारा खोजे गए थे। इसमें 4 प्रकार में ए, बी, ए बी और ओ प्रमुख प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो यह किसके द्वारा खोजा गया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर हम पढ़ते हैं जीका वायरस की पहचान के लिए। ऑप्शन नंबर बी है रक्त समूह को वर्गीकरण के लिए, यानी कि डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप क्लासिफिकेशन। बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर अन्य ऑप्शन है जो थोड़े से अलग है, और इस प्रश्न का सही जवाब हम लोग पढ़ने वाले कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने ही 1940 में 1940 में विनर के साथ मिलकर, विनर और कार्ल लैंडस्टीनर दोनों ने मिलकर किसकी खोज की गई थी? तो मैं आपको बताने वाला हूं, इन्होंने RH फैक्टर को खोजा था। RH फैक्टर को जो खोज की गई थी, जो मनुष्य के अंदर अलग अलग प्रकार के रक्त समूह होते हैं, उसमें ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ये सभी सम्मिलित होते हैं, ये खोजे गए थे इनके द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा ध्यान से कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पितामह कौन है? आप सभी ने यहां पर जो अलग अलग ब्रांचेस होती है बायोलॉजी में, उनके फादर को जाना होगा। जैसे हम लोग अगर बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को जानते हैं, फादर ऑफ बॉटनी थ्रियोफेस्टस को भी कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक सामान्यतः हम लोग थ्रियोफेस्टस के नाम से जानते हैं। थ्रियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। बट यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, यानी आधुनिक वनस्पति शास्त्र के जनक कौन माने जाएंगे? थ्रियोफेस्टस इसका रॉन्ग आंसर होने वाला है। यहां ऑप्शन दिया गया एडवर्ड जेनर, जे मेंडल या फिर कार्ल लिनियस या लुईस पास्चर। मैं आपको बताने वाला हूं कि द्विजगत वर्गीकरण देने वाले वैज्ञानिक जिनका नाम था कैरोलस लिनियस, इन्हें ही आधुनिक वर्गीकरण या इन्हें ही आधुनिक वनस्पति शास्त्र के जनक माना जाता है। मॉडर्न बॉटनी के फादर किसे कहेंगे? हम लोग कहेंगे कार्ल लिनियस के द्वारा। इनकी बुक है सिस्टेमा नेचुरी, और भी काफी चर्चित बुक है। और द्विनाम पद्धति और द्विजगत वर्गीकरण, यानी 2 जगत वर्गीकरण के प्रतिपादक इन्हीं को माना जाता है। 2 जगत वर्गीकरण इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो मुझे उम्मीद है इतनी जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इसका सही जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, किसी पादप हार्मोन की सांद्रता पौधों के शीर्ष और सबसे अधिक होती है, और जैसे जैसे आप जड़ों की तरफ जाएंगे वहां यह सांद्रता कंसंट्रेशन कम होता जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पौधों के टॉप मोस्ट एरियाज में कौन सा हार्मोन है जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जो सूर्य की दिशा में उनकी गति को करवाता है? सही जवाब इसका ऑक्सिन होने वाला है। ऑक्सिन हार्मोन को हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि यह पौधों में एपिकल डोमिनेंसी को बढ़ाता है। एपिकल डोमिनेंसी शीर्षस्थ प्राधान्यता एक गुण होता है। शीर्षस्थ प्राधान्यता, इस गुण में क्या देखा जाता है? तो पौधे शीर्ष भाग पर तेजी से वृद्धि करते हैं, क्योंकि पौधों में शीर्ष भागों में जो टॉप एरिया होता है वहां पर सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होता रहता है, और यह सेल डिवीजन मुख्य रूप से ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता रहता है, इसलिए इसे कहा जाता है। मैं आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एथिलीन और ऑक्सिन, इन सभी के एक एक कार्यों को लिखेंगे, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
हैं जो एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज का 20 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि मलेरिया के संचरण पर उनके शोध के लिए नोबेल प्राइज किसे सम्मानित किया गया था, यानी मलेरिया के संचरण के लिए किसे नोबेल प्राइज देखने को मिला था। तो मलेरिया में जब भी एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यहां पर 2 या 3 वैज्ञानिकों का नाम याद रखना है। यहां पर एक वैज्ञानिक हो जाते हैं रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड रॉस। यहां पर सेकंड जो वैज्ञानिक हम लोग पढ़ने वाले हैं मलेरिया में, तो इनका नाम हो जाता है मैकुलन, मैकुलन। और यहां पर एक और वैज्ञानिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, लेवरेन, लेवरेन। 3 वैज्ञानिकों का नाम एग्जाम में मलेरिया से संबंधित होता है। तो यहां हम लोग पढ़ेंगे कि यहां जो मलेरिया के संदर्भ में खोज के लिए जो नोबेल प्राइज लिए थे उन वैज्ञानिक का नाम था रोनाल्ड रॉस। कमेंट बॉक्स में जाकर आप मैकुलन मलेरिया से किस प्रकार संबंधित है और लेवरेन का संबंध मलेरिया से किस प्रकार है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हम लोगों ने पढ़ा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होने वाला है। चलिए तो हर बार की तरह इस बार भी एक अंतिम क्वेश्चन जो आप सभी के लिए होने वाला है, सभी को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आज का होमवर्क क्वेश्चन आप सभी के लिए होने वाला है। क्वेश्चन है यहां पर कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रतिपादन किसने किया, प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रतिपादन इनमें से किसने किया। यहां पर दिया गया है कि जोहान इंजिलवर्दी पुरकिंजे, या फिर रॉबर्ट हुक, जे मेंडल, और या फिर चार्ल्स डार्विन। तो कमेंट बॉक्स में आप सभी को इस प्रश्न का जवाब मुझे देना है, किसने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी को दिया। सेल बायोलॉजी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इन सेशन को आप अपने नोट्स में जरूर लिखें, यहाँ के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये जरूर एग्जाम्स में काम आपको आने वाले हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।